सोहन बेचारा गरीब ब्राह्मण था, अपने गांव में सबसे अलग। वह बचपन से ही पढ़ना चाहता था। शहर के लोगों को देखता तो बोलता वहां के लोग वीआईपी होते हैं। पर गरीबी और मजबूरी से घर का खर्चा ही निकलना मुश्किल था। पढ़ता कहाँ से, लेकिन पूरे गांव में नंबर 1 की खेती करता था। पूरा जीवन खेतों में समर्पित करके यही सोचता मैं नहीं पढ़ पाया तो क्या हुआ, अपने बेटों को जरूर शहर पढ़ने भेजूंगा। समय बीता, सोहन को 3 बेटे 2 बेटी हुई। बेटियों की शादी कर, समय से उनको ससुराल भेज। अब कर्जा लेकर बेटों की पाई में लग गया। अब रात दिन उसका खेतों में ही कटता था। पूरे गांव ऊपर खेती करता था। सब पूछने आते खेती कैसे की है काका, हमें भी बताओ। सबको बड़े मन से बताता, जैसे किसी शहर का खेती वैज्ञानिक हो। सोहन अब रात दिन मेहनत करके बेटों को सेट कर चुका था। बेटों की पाई शादी करके फुर्सत हो चुका था। गांव के लोग आते जाते बोलते, काका अब तुम्हारी मौज है, फुर्सत हो गए हो जिम्मेदारी से, सबको तुमने लाइन दे दी, अब आराम करने के दिन है। सोहन भी हंस के बोलता, हाँ भाई, आखिर बहुत मेहनत की है आज का दिन देखने के लिए। तभी मुखिया जी बोले, सोहन अभी पिछले जन्म का कर्जा बचा है, जो बेटे बनकर तुमसे कर्जा पूरा करवाने आए हैं। सोहन बोला, अरे नहीं मुखिया जी, मेरे बेटे ऐसे नहीं हैं, मेरा सहारा है, मुझे बहुत आराम देंगे। कोई कुछ बोलता, इससे पहले ही सोहन चला गया, अपने आप में ही बोलता हुआ, मेरे बेटे बुढ़ापे का सहारा है, आज भी उनके ऊपर हुए खर्च पैसे का कर्जा भर रहा हूं अनाज बेचकर। नहीं नहीं, मेरे बेटे अच्छे हैं। साल के अंत में छठ पर्व नवंबर महीने में पड़ा था। दिवाली के अगले दिन एक छठ पर्व का निमंत्रण पूरे गांव को मिला। सोहन काका स्वयं कार्ड देने गए थे। बहुत देर तक सबसे बात हुई। सबसे खुशी खुशी यही बताए कि मेरे दोनों बेटे अपने परिवार लेकर घर आए हैं। दोनों बेटे गुजरात रहते हैं, वहीं अपना मकान बनवा लिए हैं। इसी साल दोनों को बेटा हुआ है, इसलिए छठ में कोसी भरी जाएगी। इसी उत्साह में सोहन काका भी लगे थे। बैंड बाजा, डीजे, जनरेटर, शामियाना, हलवाई सब तय हुआ है। हैसियत से ज्यादा व्यवस्था किया काका ने। गांव का कोई पूछता, इतना खर्चा, अभी कर्जा सर पर है सोहन, इतना खर्च क्यों कर रहे हो। बड़े गर्व से सोहन बोलता, मेरे 2 बेटे शहर कमाते हैं, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। 1000 से अधिक लोगों के खाने खिलाने की व्यवस्था बनाई गई है। सोहन के 3 लड़के हैं, जिनमें बड़ा व मझला गुजरात में रहते हैं। छोटा वाला घर रहकर खेतीबाड़ी का काम देखता है। शुरुआत में तो गुजरात वाले लड़के महीने में 2-4 हजार भेजा करते थे, बाद में वह भी बंद कर दिए। सब सोहन को बोलते तो सबसे बोलता, अरे देंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, अभी नए नए शहर गए हैं, घर गृहस्थी जम जाए फिर पूरा खर्च उनसे ही करवाऊंगा। अब चिंता मुक्त हो गया है, इसलिए जी भर के खर्च कर रहा सोहन। पूरे गांव को दिल खोलकर खिलाना चाहता है आज। बुरे वक्त में यही गांव वाले तो मदद किए, भूखे रह हल चलाया यही गांव वाले रोटी दे देते थे खेत में। पत्नी तो बच्चों को जन्म देते ही मर गई थी। यहाँ से छठ की कोसी भर के इसी बहाने गांव वालों को खिलाने पिलाने धूमधड़ाका करना चाहते हैं। बेटों ने अपनी मर्जी से गुजरात में ही शादी कर ली थी। शादी में गुजरात न जा पाने वाले रिश्तेदारों को खुश करने का भी एक अच्छा बहाना रहेगा, क्योंकि गुजरात कोई पहुंच न पाया था। छठ की रात काका के घर की सजावट किसी शादी विवाह वाले घर को भी पीछे छोड़ रही थी। एक तरफ डीजे बज रहा था तो दूसरी तरफ नाच का स्टेज सजा हुआ था, इसलिए देखने 1000 से भी अधिक लोग पहुंचे थे। खाने नाश्ते की खूब व्यवस्था थी। निमंत्रण वाले एक साथ गुड़ की चींटियों की तरह टूट पड़े खाने में। 4 घंटे खाने की बात चली। इतना खाना खाया गया, लोग बांध के घर भी ले गए। जिसने भी खाना खाया वो 2-3 दिन तक उसके स्वाद का बखान करता रहा। उसकी बातें सुनकर लगता था जैसे अब तक अपनी उंगलियां चाट रहा हो। महेश 1 महीने बाद गांव वापस आया। ऐसी नौकरी थी उसकी कि छठ का गया 1 महीने बाद गांव आया। सबके खेत हरे हो गए थे, गेहूं के फसल की पहली सिंचाई हो गई थी। इन हरे हरे खेतों के बीच एक खेत किसी गंजे के सिर की तरह दिखाई दे रहा था। ये खेत सोहन काका का था। यह उनका मुख्य खेत था जिसका रकबा 7 बीघा था। इस खेत के गेहूं और धान की फसल से काका का घर भर जाता था। ऐसा क्या हुआ कि काका का खेत खाली पड़ा है? महेश सोच में डूबा ही था कि काका दिखाई दे गए। राम राम नमस्कार के बाद काका से बात हुई। मैंने उनके खेत की तरफ उंगली उठाकर पूछना चाहा तो उन्होंने रोक दिया। कुछ देर तक रोने के बाद उन्होंने जो बात बताई, बेटों का कर्जा भर रहा हूं। तुम सब सही बोलते थे, अभी कर्जा भरा नहीं है। उन्होंने बताया कि छठ के अगले दिन ही शहर वाले बेटे अपने अपने परिवार के साथ चले गए। उनका रिजर्वेशन था। अभी बेटी बहनें विदा नहीं हुई, तब तक उन लोगों का जाना अच्छा नहीं लगा।
शाम को जब वो लोग रेलवे स्टेशन जाने के लिए बोलेरो पर बैठ रहे थे, तब तक शामियाना और जनरेटर वाले अपने रुपए के लिए आ गए। सारा हिसाब बाबूजी करेंगे, इन्हीं से आप लोग अपना पैसा ले लीजिएगा। दोनों लड़के एक साथ बोल पड़े थे। सोहन काका रोने लगे बताते हुए, मगर मेरे पास रुपए कहाँ हैं? अभी सब खेत में पानी चलाना है, खाद बीज लाना है, तो हम क्या करें? दोनों ने एक स्वर में बोला। इस खेती से उपजा हम एक दाना अपने साथ थोड़ी ही ले जाते हैं, इन खेतों से जो घर बैठे मौज कर रहा है उससे ले लीजिए। बेटों के बोलने से पहले बहुएं ऐसा बोलकर चली गईं। खाद, बीज, डीजल लाने के लिए जो गेहूं रखे थे वो छत में खा खिलाकर लोग चले गए। किसी तरह व्यवस्था करके जनरेटर शामियाना का दिए। अभी जनरेटर वाले का 5,000 बकाया है। बरसात न होने से फसल चौपट हो गई। थोड़ा बहुत हुआ तो किलो 2 किलो छठ में आए बेटी बहन को दिए, उनके हाथ में भी 25-50 रखना पड़ा। पैसे के अभाव में घर पर रखा गेहूं बो दिए, वो जमा ही नहीं। नतीजा दोबारा पानी चलाकर फिर से बोया हूं। काका जब तक बोलते रहे उनकी आंखें नम रही। छोड़िए काका, अब तो जम ही रहा है। गेहूं चाहे नवंबर में बोया जाए चाहे दिसंबर में, कटिया तो एक ही साथ होती है। महेश ने जमीन से निकलते गेहूं के पीले पीले नौनिहाल अंकुरों को दिखाकर कहा। तब सोहन काका ने कहा, इसके लिए नहीं रो रहा हूं बेटा, जाते जाते मझली बहू अपना हिस्सा अलग करने को कह गई है। मैं तो इस खेत को अपने दिल के टुकड़े की तरह रखता था, कैसे इसको टुकड़ों में अलग करूंगा यही सोच रो रहा हूं। काका को समझा बुझाकर महेश घर चला आया था। पूरे रास्ते और घर आने के बाद भी महेश मन ही मन यही सोचता रहा, सबसे बड़ा कर्जा बेटों का होता है, जो बाप पूरे जीवन भरता है फिर भी वो खत्म नहीं होता। गांव वालों ने सोहन को हौसला दिया। सोहन का छोटा बेटा रामू बहुत ही मेहनती और शांत स्वभाव का था। क्योंकि रामू पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था, इसलिए सोहन उसे कम महत्व देता था। धीरे धीरे रामू ने अपने पिता से खेती के सारे नियम जाने। रामू का खेती में बहुत मन लगता था। अब इंटरनेट की दुनिया होने के बाद रामू ने खेती के विषय में खूब जानकारी एकत्रित कर ली। रामू और उसकी पत्नी राधा सोहन के साथ मिलकर खेती में बहुत मेहनत करते थे। गांव वाले भी रामू और राधा की तारीफ करते नहीं थकते थे। राधा घर के काम के साथ साथ खेती के काम भी देखती थी। सोहन अपने बड़े बेटे और मझले बेटे को फोन लगाता तो उनका कोई जवाब ही नहीं मिलता था। ऐसा कई बार हुआ। आखिर सोहन का दिल पिता का था। जिन बेटों को उसने इतने प्रेम से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, आज वही बेटे उसे पूछते तक नहीं थे। कुछ दिनों बाद सोहन की छोटी बेटी रेखा अपने पिता से मिलने आए। रामू और राधा दोनों ही अपने बहनों से बहुत स्नेह रखते थे। उनके पास जो भी रूखा सूखा होता था वो बहुत प्रेम से खिलाते थे। गांव वाले भी राधा के इस स्वभाव से भली भांति परिचित थे। लोगों की मदद करना राधा का मूल स्वभाव था। उसके साथ रह रहकर रामू भी बिल्कुल राधा जैसा ही नेक दिल हो गया था। एक दिन सोहन अपने दोनों बेटों को याद कर बहुत परेशान था। रेखा अपने बाबूजी की मनोस्थिति समझ रही थी। तब रेखा ने बाबूजी से कहा, जो लोग आपको पूछते भी नहीं हैं उनको याद करने का क्या मतलब बाबूजी? मैंने तो अपने मन को समझा लिया है कि मेरा एक ही भाई है। सोहन रेखा को देखता ही रह गया। समय बीतता गया। रामू ने धीरे धीरे अपने पिताजी का सारा कर्ज खत्म कर दिया था। अब गांव में रामू ने अच्छा बड़ा घर बनवा लिया था। एक बड़ी गाड़ी खरीद ली थी। अभी भी वो निरंतर अपने खेतों में मेहनत करता ही जा रहा था। एक दिन सोहन के दोनों बेटे शहर से अपना अपना हिस्सा लेने आए। वो तय करके आए थे कि हम अपना हिस्सा लेकर उसे बेच देंगे और पैसे लेकर वापस शहर चले जाएंगे। तब सोहन ने गांव वालों के सामने कहा कि मैंने अपनी सारी जमीन रामू के नाम कर दी है। जब कर्ज भरने का समय था तब तुम दोनों कहाँ थे? तब रामू ने मेरा साथ ना दिया होता तो आज ये जमीन भी ना होती। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। गांव वाले सोहन के साथ थे। सोहन रामू और राधा को देखकर रोने लगा। उसने कहा, पिता का कर्ज तो तुम दोनों ने समझा, मुझे माफ करना, मुझे तुम दोनों को समझने में देर हो गई। रामू अपने पिता के गले लगकर रोने लगा। सभी गांव वाले बहुत खुश थे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।